हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद DA। और मैं गायब हो गई, आ गई। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल वो लेट्स लर्न विद DA। और हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो रीन्स। आज है सेकंड लास्ट वीडियो ऑफ, मैंने अभी दूसरी भी डाल दी थी, आज ही मैंने दूसरी वीडियो भी डाल दी, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली वीडियो थी। हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलो रीन्स कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। हम लोग ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो रीन्स, क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है। हम लोग ये वाला चैप्टर और ये कर रहे हैं, ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, हेलो एल्केन एंड हेलो रीन्स कर रहे हैं, वॉल्यूम 2, ठीक है ना। एंड बच्चा लोग और क्या है, हाँ, तो हम लोगों ने काफ़ी सारा, ये सारा सिलेबस हम लोगों ने ख़त्म कर लिया हुआ है। मैं बुक प्लस प्रदीप की, ठीक है, रिफ़्रेशर यूज़ करती हूँ। प्रदीप का रिफ़्रेशर तो नहीं, ये वाले चैप्टर में मैंने ज़्यादातर हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। तो लास्ट के 2-3 टॉपिक बचे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि हैंड रिटन नोट से ज़्यादा सफाई नहीं आएगी, इसलिए मैंने बुक से ही समझाना शुरू कर दिया। तो कल मैंने आपको, आज वाली वीडियो में ही मैंने आपको वो बता दिया था, प्रिपरेशन ऑफ, ये सब हो चुका है। रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरीन वाली, वो मैंने कल बता दी थी। ये मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो आज हम लोग करेंगे, अभी हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये सब हम लोग ने पढ़ लिया है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप सच्ची में देखोगे, पिछली वाली वीडियोस देखोगे, तो आपको अपने आप ही सब कुछ समझ आ जाएगा। आप एक बारी सुनो, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप बाकी वीडियोस भी देखो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो फिर मैं क्या ही बोल सकती हूँ ना, ज़बरदस्ती थोड़ी है। हाँ, आपका फ़ोन, आपकी मेमोरी, मैं थोड़ी ज़बरदस्ती कर सकती हूँ। बट एक बारी ये वाली वीडियो ध्यान से देख लेना, जो भी आप देख रहे हो अच्छे से देखो, फिर आपको क्या होगा, अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे लेक्चर इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो कहाँ गया लास्ट वाला है, ढूंढना पड़ता है भैया, कहाँ गया, आ जाओ। ये सब मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन, ये सब मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया हुआ है आपको, ये अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया। रिएक्शंस ऑफ हेलो रीन्स, एक लेक्चर में ये वाला भी लेकर आऊँगी, नेम रिएक्शंस का, नेम रिएक्शन वाला ना, ये भी लेकर आऊँगी इसी दिन। चलो स्लो हो गया हुआ है। ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस हाँ, यही करवाना था मुझे, ठीक है ना। इसके बाद फिर दूसरा वाला, फिर लास्ट वाला टॉपिक है, वो कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी ख़त्म तो कराऊंगी ना मैं, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँगी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हैं, और ये किस चीज़ का टॉपिक है, ये रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो ये उसका टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ हेलो रीन्स पढ़ रहे थे हम लोग, ये वाला, ठीक है ना, ये पढ़ रहे थे। तो ये उसका टॉपिक है, रिएक्शंस ऑफ हेलो रीन का टॉपिक है ये, ओके। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। चलो, सो ये आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स का पढ़ लिया था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो अब बारी आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हेलो रीन्स जो होते हैं, अंडरगो जाते हैं यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने पीछे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हेलो रीन्स, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीज़न भी हम लोगों ने मैकेनिज्म में पढ़ लिया था। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ठीक से होते हैं, लेकिन मेटा पोजीशन में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर हम लोगों ने रीज़न भी पढ़ा था उसका, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो रीन्स अंडरगोज द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है। हेलो रीन्स अंडरगोज द यूजुअली, मतलब हेलो रीन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं, उसमें रेजोनेंस होती है ना, इसमें ये प्रॉब्लम रहती है। पिछली वीडियो देखो तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो ऑफ द बेंजीन रिंग सच एज हेलोजनेशन में जाते हैं, नाइट्रेशन होती है, इसमें सल्फोनेशन होती है, फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये सब रिएक्शन हम लोगों ने पढ़नी है। कौन सी? हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। सो हेलोजन आटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिव हो जाते हैं। हेलोजन आटम जो होता है बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग हो जाते हैं, कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। हमने कल भी पढ़ा था, हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में भी पढ़ी ये बात, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन अकर हो जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे।
ठीक है। फिर क्या हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द हैलोजन आटम, ये जो ऑर्थो और पैरा जो होते हैं पोजीशन डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन आटम कैन बी ईजिली अंडरस्टूड। तो ये आसानी से हम लोगों को अंडरस्टूड हो जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन। समझ आ गई ना ऑर्थो कौन सी होती है, हैलोजन के साथ वाला ग्रुप ऑर्थो होता है और उसके ऑपोजिट वाला पैरा होता है। ठीक है, बार बार मैं बता देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द हैलोजन आटम कैन बी ईजिली अंडरस्टूड कराए जाते हैं इफ़ वी कंसीडर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हैलोजन हेलोबेंजीन। क्या होता है, इफ़ वी कंसीडर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम लोगों ने पीछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किया ना, है ना, रेजोनेंस सर्कल सा बन जाता है, बाद में इक्विलिब्रियम किया था हम लोगों ने, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, पिछली वीडियो देखो आप। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ द हैलोजन बेंजीन में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। चलो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये आपका आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, हैलोजन ग्रुप ने इसको पास किया, फिर इसने क्या किया, डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड से यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज फिर से धक्का मारेगा, आगे जाएगा और यहाँ से फिर से ये जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा, फिर से नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, फिर से ये धक्का मारेगा, फिर आगे जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड फिर से शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, है ना। जहाँ जहाँ शिफ्टिंग होगी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है, क्या होता है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा है ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास एक्स्ट्रा है। ये मैंने अच्छे से समझा दिया हुआ है पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ देख लें। ठीक है, ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, भाई भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से। ओके, है ना, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है देन द मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे ऐसा नहीं होता, मेटा पोजीशन में भीड़ कम रहती है। ठीक है ना, तो फर्दर द हैलोजन आटम जो होते हैं, फर्दर द हैलोजन आटम किसकी वजह से, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव, INDUCTIVE, इंडक्टिव। आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हैज़ सम टेंडेंसी टू विड्रॉ आटम्स, बिकॉज हैलोजन की वजह से, आई इफेक्ट की वजह से, ऑफ आई इफेक्ट सम टेंडेंसी ऑफ द विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग बढ़ जाती है इसमें। फिर उसके क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, रिंग क्या हो जाता है, समवट डीएक्टिवेट हो जाती है, हमारी रिंग जो है वो समवट डीएक्टिवेट हो जाती है, तो एज कम्पेयर टू द बेंजीन। ठीक है, हैंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोरीन्स अक्कर करती है स्लोली, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये स्लोली होती है और रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन, इनको ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए रहती है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ द बेंजीन की, मतलब एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। ठीक है, तो क्या रिएक्शंस हैं, अभी क्या फारसी मारी, नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, रिएक्शन से समझो, अपने आप समझ आ जाएगी। अगर फारसी नहीं समझ आती कोई बात नहीं, कभी कभी मुझे भी नहीं आती यार, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, नहीं आती है, आपको नहीं आ रही तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ना। तो मेरा काम है आपको बताना, आपको मोटिवेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, जब मैं आपकी क्लास में थी तब भी मेरे को ये सब चीज़ें बड़ी ऐसे रॉकेट साइंस टाइप लगता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी क्या करें, पढ़ना तो है ही है। लेकिन अगर अब आप ये वाली, सच्ची बोल रही हो, अगर आप ये वाली वीडियोस देखोगे तो आपके दिमाग में घुसा दूंगी, आगे जाके केमिस्ट्री आप बोलोगे मुझे केमिस्ट्री ही चूज़ करनी है, सच्ची में इतनी अच्छे से पढ़ाऊँगी आपको। तो क्या हुआ, हैलोजनेशन हुई, ठीक है, CCl हुआ, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक और Cl बॉन्ड लिया, हेलोजनेशन कर रहे हैं। हेलोजनेशन मतलब हेलोजन आटम के साथ ही रिएक्शन करवा रहे हैं, नाम ही हेलोजनेशन है, मतलब ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ बेंजाइल, ये हेलोराइल है ना, हेलो एरीन है ना, ये बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब ये हेलो एरीन हुआ ना। हम चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा, अभी भी नहीं ना आया तो तुम लोगों को मार पड़नी चाहिए फिर, है ना, पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी। तो ये हो गया हेलोजनेशन, यहाँ पे हेलोजनेशन कर रहे हैं, मतलब ये हेलोरीन हमारे पास पहले से ही है, इसलिए हेलोजनेशन, हेलोजन के साथ ही रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ मैं, ना कट ना जाए मेरी वीडियो, मुझे एडिटिंग करते टाइम पे। अच्छा जी फिर इसमें डाला हम लोगों ने एनहाइड्रेट, ये क्या है, आयरन क्लोराइड, ये क्या है, फेरस क्लोराइड, ठीक है, फेरस क्लोराइड डाला। इससे क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Cl ने अपनी जगह ले ली, ठीक है, और ये जो ऑर्थो पोजीशन वाला है ये मेजर बना, इसका नाम क्या डाला, 1 2 3 4, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बन गया, ये मेजर है, मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा पैरा वाला, ठीक है। फिर ऑर्थो वाला बना माइनर पोजीशन पे, ठीक है, ये माइनर क्वांटिटी में बना,
हमारे पास 2 आए, 2, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन आए, लेकिन एक आया तुम्हारा 4 पे, एक आया 2 के ऊपर, एक आया मेजर जो कि पैरा पोजीशन वाला था, पैरा, और दूसरा आया ऑर्थो पोजीशन वाला जो कि माइनर आया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन है मतलब इसमें नाइट्रेशन डालना है यार, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड डाला हम लोगों ने, ठीक है, बीच में कंसनट्रेटेड H2SO4 भी डाला, तो नाइट्रेशन है। इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। क्या नाम है इसका? नाइट्रेशन। ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसमें डाला ये हेलोरीन ले लिया हम लोगों ने, इसमें डाला हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पे डाला HNO3 डाल दिया, फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 भी डाला रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। फिर बाद में इसने ले ली ऑर्थो वाला, फिर से कम क्वांटिटी में आया, ठीक है, 1 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन जो है माइनर क्वांटिटी में आया ऑर्थो वाला, और पैरा वाला अगेन यहाँ पे भी मेजर प्रोडक्ट जो है वो मेजर वाला क्या आया, कौन सा आया, 1,4-नाइट्रोबेंजीन आया, 1,4-नाइट्रोबेंजीन आया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना था, क्लोरीन लिया था ना हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रेशन है, नाम ही है ना हेलोजनेशन, मतलब हेलोजन डाला, दूसरे का नाम है नाइट्रेशन क्योंकि नाइट्रेट डाला हम लोगों ने, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। सो समझ आ गई ना। और ऑर्थो वाला दोनों में ही, पैरा वाला जो है वो मेजर है, ये जो पैरा वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं दोनों में ही मेजर क्वांटिटी में बन रहे हैं। 1,4-नाइट्रोबेंजीन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना, पीछे में भी ज़्यादा बना था, हेलोजनेशन में भी ज़्यादा बना था, ठीक है। अब सल्फोनेशन आ गई थर्ड वाली, अब ये भी नाम ले रहे थे ना सल्फोनेशन का, तो सल्फोनेशन आ गई, ठीक है। ये आ गया CCl, अगेन हेलोरीन आ गया, इसमें डाल दिया कंसनट्रेटेड H2SO4, सल्फोनेशन है, सल्फेट डालना है, तो कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, उसको किया गर्म, ठीक है, इसको किया हीट, और क्या आया हमारे पास, आया हमारे पास ये 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या ना आया, ऑर्थो वाला फिर से कम, ठीक है, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर क्वांटिटी में आया ये, और मेजर क्वांटिटी में आया तुम्हारे पास 4-क्लोरोबेंजीन, बस करो यार, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मेजर क्वांटिटी में आया, ठीक है, ओके। एंड लास्ट 4 नंबर पे है आपकी फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, याद रखना नेम रिएक्शन अक्सर आती रहती है। तो नेम रिएक्शन आ गई फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन। फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन बोलती है CCl हो गया है, CH3Cl हो गया, इसमें डाला फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन में क्या डाला इन्होंने, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड डाला इन्होंने, क्या डाल दिया, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, इसमें डाला, साथ में बीच में कैटलिस्ट क्या डाला, कैटलिस्ट पता ना क्या डालते हैं बीच में रिएक्शन कराने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स डालते हैं कैटलिस्ट, तो ये डाला हम लोगों ने एल्युमिनियम क्लोराइड डाल दिया, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड डाल दिया, इससे क्या हुआ, हमको मिला एल्काइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल बेंजीन मिला, 1-क्लोरो-2 मिथाइल बेंजीन मिल गया हमको, 1-क्लोरो-2 मिथाइल बेंजीन ग्रुप मिल गया माइनर क्वांटिटी में, और 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन मिल गया हम लोग को मेजर क्वांटिटी में। हर जगह पैरा वाला ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, मेजर वाला। फिर इसके बाद और भी है कुछ यहाँ पे, ये ले लिया आपका फिर से हेलोरीन आ गया, इसके साथ डाला इन्होंने ये वाला ग्रुप, ठीक है ना, इसमें ऑक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है, और इसके साथ फिर से वही लगा एल्युमिनियम क्लोराइड डाला, फिर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, एक्टोफिनोन, 2-क्लोरो एक्टोफिनोन, ठीक है, मिथेन इथेन, 2 इथेन, इथोनोन था ये, ठीक है, इथोन क्लोरो, तो यहाँ पे क्लोरो निकल गया, क्लोरो निकल गया, 2-क्लोरो क्लोरीन बाहर निकल गया, इसको बाहर निकाल दिया, 2-क्लोरो एक्टोफिनोन आ गया इसको, और ये माइनर क्वांटिटी में, ऑर्थो वाला मेजर क्वांटिटी में, ये क्या नाम है इसका, और मेटा वाला बन ही नहीं रहा है, हम बार बार पढ़ रहे थे ना, मेटा वाला ग्रुप बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ऑर्थो और पैरा बन रहा है, पैरा वाला सबसे ज़्यादा, और ऑर्थो वाला बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो 2-क्लोरो एक्टोफिनोन यहाँ पे 4-क्लोरो एक्टोफिनोन मेजर क्वांटिटी में है, और 2-क्लोरो एक्टोफिनोन जो है वो माइनर क्वांटिटी में है, ठीक है जी। सो हो गया रिएक्शन विद, ये ख़त्म हो गई। तो इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और फिर रिएक्शन विद मेटल करेंगे, और फिर फिनिश करेंगे, ठीक है। यार वीडियो छोटी बनेगी, नहीं होगी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, इसलिए मैं अभी आज नहीं दिखा सकती आपको। तो आप अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट करोगे, कमेंट में बोलोगे ना कि मैम मेरे को ये टेक्सचुअल क्वेश्चन भी करा दो, तो मैं करा दूँगी, ठीक है। और अगर नहीं बोलोगे तो फिर नहीं कराऊँगी मैं, कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 6.9 है, ऑल्दो क्लोरीन इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या करेगा, येट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन डायरेक्टिंग अ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों, वाई, किस लिए, ठीक है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्वेश्चन पूछा आपसे, येट ऑर्थो और पैरा जो है वो डायरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कहाँ पे होता है, एरोमेटिक ग्रुप बेंजीन ग्रुप, रिंग वाले स्ट्रक्चर्स को ही एरोमेटिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। वाई, क्यों क्यों क्यों, तो आंसर है इसका, क्लोरीन ने विड्रॉ किया इलेक्ट्रॉन थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने आई इफेक्ट बोला था ना, है ना, आई इफेक्ट बोला था ना, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया थ्रू द रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, निकल गया बेचारा। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइज, क्लोरीन जो हो गया वो डिस्टेबलाइज हो गया बेचारा, क्लोरीन डिस्टेबलाइज हो गया। द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन निकल गया ना, ये जो माइनस वाला साइन निकलता है इंटरमीडिएट कार्बोटाइन, बेचारा प्लस वाला, यहाँ पे प्लस वाला साइन है, निकल रहा है ड्यूरिंग फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस बन जाता है। तो ये रिएक्शन है, छोटी सी दी हुई इन्होंने, क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिया, ठीक है ना, इंस्टेबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे प्लस का साइन मतलब यहाँ पे कमी होगी, खपत होगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे चला गया ना, यहाँ इसके पास यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइज हो गया, इसने डिस्टेबलाइज कर दिया इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस को, ठीक है ना, डिस्टेबलाइज कर दिया। फिर आगे यहाँ पे फिर आगे क्या हुआ, कहाँ गया, इसमें क्या हुआ, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है और ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया, यहाँ पे इसने गया यहाँ पे और ये ऑर्थो पोजीशन पे, इसका मैकेनिज्म बता, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहे हैं ये, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन पे गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर नीचे से गया, अगर नीचे से जाता है तो क्या होता है, ये इसको अटैक करता है, ठीक है, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे अटैक किया है इसने, एक यहाँ पे बना ऑर्थो पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे बना, एक पैरा पोजीशन पे बना, इसलिए मेटा पोजीशन पे नहीं हुआ। दो रिएक्शंस आ सकती हैं हमारे पास। रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस को, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन मेटा पोजीशन पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इसलिए मेटा पोजीशन वाले के लिए हम लोग वो करते हैं, मना करते हैं। तो 2 रेजोनेंस हैलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, हैलोजन ये जो रेजोनेंस की वजह से हैलोजन टेंड टू स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को, एंड द इफेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये जो इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रोनाउंस आता है, प्रोनाउंसली ज़्यादा अच्छे से आता है कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। द इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है देन द रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है रेजोनेंस से, एंड कॉज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ठीक है, इससे क्या होता है, लेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाता है एंड दस कॉज नेट डीएक्टिवेशन, और इससे पूरी की पूरी डीएक्टिवेशन हो जाती है। द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड टू अपोज द, और ये जो रेजोनेंस इफेक्ट क्या करने की कोशिश करता है, अपोज करने की कोशिश करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, फॉर द अटैक ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड हैंस मेक द डीएक्टिवेशन, इससे डीएक्टिवेशन हो जाती है लेस फॉर द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक पे, एंड द रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। इससे क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो रिएक्टिविटी होती है वो कंट्रोल की जाती है स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट से, एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय द, और ये जो ओरिएंटेशन सर्कल चक्कर, ये साइक्लिक इफेक्ट है, ओरिएंटेशन जो है वो कंट्रोल की जाती है रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा, ठीक है। इसी तरह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा हमारा काम होता है, मेटा से नहीं होता है, ठीक है जी। ये था इफेक्ट बताए, ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन बताई थी, ये इफेक्ट्स बताए थे इसके, ठीक है, इसी रिएक्शन को समझदारी से समझाना बताया था। बाकी आगे लास्ट आता है आपका रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स क्या है, हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं, एक आ गई आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्या नाम है इसका, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्या नाम है इसका, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कहाँ जा रहे हो बाबा, ठीक है, एक रिएक्शन का नाम आ गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्या नाम है इसका, क्या बोलती है ये, मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड, एक मिक्सचर है एल्काइल हैलाइड का एंड एराइल हैलाइड का, गिव्स एराइल एरीन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ये एराइल है ये एल्काइल है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर क्या बोलता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, याद रख लेना। हम लोगों ने वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फ्रिंडलग्राफ रिएक्शन किया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन किया, वुड्स रिएक्शन किया, और भी की थी हम लोगों ने नेम रिएक्शन। मेरे को बताना ज़रा कौन कौन सी नेम रिएक्शन किया, आप प्लीज़ लिख के बताना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। द मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल एरीन, देते हैं हमें
व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर के बीच में, इज कॉल्ड वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन। तो नाम याद रख लो, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड जो है वो हमको एल्काइल एरीन देते हैं, एल्काइल एरीन देते हैं व्हेन अगर ट्रीट किया जाए सोडियम और डाई ईथर के साथ, इज कॉल्ड वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन। बहुत ईजी सी है। ये आ गया आपका एराइल हैलाइड, ये आ गया एल्काइल हैलाइड और ये आ गया सोडियम। ठीक है, इसके साथ इसमें डाई ईथर डाला, ड्राई ईथर डाला, ठीक है, फिर हमें मिला एल्काइल एरीन मिला, प्लस ये अलग हो गया, ये सॉल्ट अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या बोलती है? ठीक है, फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन, वुड फिटिंग वुड्स फिटिंग रिएक्शन। पहली वाली थी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दूसरी है फिटिंग रिएक्शन। एराइल हैलाइड ऑल्सो गिव एनालॉगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम इन द ड्राई ईथर। जब वो सोडियम के साथ ट्रीट की जाती है, ठीक है ना, 2x, ये आपका 2 टाइम आ गया एराइल हैलाइड ग्रुप, इसको सोडियम के साथ ट्रीट किया ड्राई ईथर डाल के, तो हमारे पास डाईफिनाइल आया। हमको क्या दिया इसने? डाईफिनाइल। क्या दिया हमको? डाईफिनाइल। ठीक है, और सॉल्ट अलग से एज सोडियम, ये हैलोजन कोई भी लगा लो। बाकी इंटेक्चुअल क्वेश्चन है, ये अभी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं तो इसलिए मैं अभी बता नहीं सकती, बस नाम ही डालने हैं। SN2 मैकेनिज्म इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, या आप बोलोगे तो मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। टाइम कितना हुआ है? आधे घंटे की वीडियो हुई है। क्या बोलते हो, मैं समझा दूँ, ख़त्म करा दूँ आज क्या चैप्टर? हाँ, क्या बोलते हो, ख़त्म करें? चलो ख़त्म करते हैं। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स क्या रहते हैं? पॉली हैलोजन कंपाउंड्स ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स क्या रहते हैं आज ख़त्म करते हैं। चलो, मैं भी बड़ा वो हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ इस चैप्टर से, मैंने नया चैप्टर स्टार्ट करना था, करते हैं आज। पॉली हैलोजन कंपाउंड क्या रहता है? कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 हैलोजन एटम। बड़ा करूँ उसको, पॉली हैलोजन कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। पॉली हैलोजन कंपाउंड क्या रहता है? द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 हैलोजन ग्रुप। जब एक से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप होता है कार्बन कंपाउंड के पास, आर यूजली रेफर टू एज पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन के पास 2 हैलोजन कंपाउंड है, CCl2, उसको बोला CCl2। ठीक है, एक से ज़्यादा हो गई, अब ये चल ही नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है इसको? are usually referred to as polyhalogen compound. Many of these compounds are useful in industry. बहुत सारे जो होते हैं कंपाउंड वो यूज़फुल होते हैं इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये रेगुलर यूज़ वाली बात आ जाती है। ठीक है ना, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। सम पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। कुछ जो हैं वो इस सेक्शन में बताए गए हैं, जैसे कि ये डे टू डे लाइफ में यूज़ करना नहीं। अब पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया है ना, हेलो अल्केन और हेलो एरीन का। अब लास्ट में इन्होंने बताया डे टू डे लाइफ में कौन सी चीज़ों में ये इसमें होता है, ये कंपाउंड्स रहते हैं जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो समझते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। चलो, तो पहला आ गया आपके पास डाइक्लोरोमीथेन आ गया आपके पास। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन आ गया। ठीक है, तो डाइक्लोरोमीथेन मतलब इसको बोलते हैं मिथिलीन क्लोराइड, है ना, मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH3Cl2 मिथिलीन क्लोराइड। अब लीन है ना, इसमें 2 आएगा, 2। ठीक है, CH2Cl2 ये आएगा। तो डाइक्लोरोमीथेन इज़ वाइडली यूज एज द सॉल्वेंट। इसको बड़ा करो। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन इज़ वाइडली यूज एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो जाता है। यार नहीं बैठा जाएगा, बिना पंखे के नहीं बैठा जाएगा, नहीं बैठा जाएगा, सॉरी फॉर दैट। कड़कड़ की थोड़ी सी आवाज़ तो बर्दाश्त कर लो आप। डाइक्लोरोमीथेन इज़ वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। इसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ करा जाता है, जैसे कि पेंट रिमूवर की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन की बात कर रहे हैं, मिथिलीन क्लोराइड की बात कर रहे हैं। ये साइड पर चला गया, छुप गया ये। ठीक है, आप अपनी बुक से देख लो, मीथेन की बात कर रहे हैं आप, मीथेन ई है ये। ठीक है, मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन इज़ वाइडली यूज एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर काम करता है, एज अ प्रोपेलेंट इन द एरेसोल। एरेसोल क्या है? एक वो है गैसियस मिक्सचर, पढ़ा ना आप लोगों ने एरेसोल में, जब डिफरेंट गैसेस मिक्स हो जाती हैं, वो भी एक एरेसोल का मिक्सचर है। लिक्विड जो है वो गैस में मिक्स हो जाता है, दैट इज़ तो प्रोपेलेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। फिर एज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग्स, ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के काम आता है। इट इज़ यूज एज अ मेटल क्लीनिंग, मेटल क्लीन करने के लिए काम आता है। फिनिशिंग
सॉल्वेंट के काम आ जाता है। मिथिलीन क्लोराइड हार्म करता है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। मिथिलीन क्लोराइड जो होता है वो हार्मफुल होता है, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। एक्सपोजर टू द लोअर लेवल ऑफ द मिथिलीन क्लोराइड, अगर हम लोग एक्सपोजर में रहें मिथिलीन क्लोराइड के इन एयर के अंदर, कैन लेड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, हमारी ख़त्म कर देता है। ये डिफेक्ट्स भी आ गए ना इसके, ठीक है ना। देखो काम यूजेस एंड डिफेक्ट्स दोनों लिखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है। आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको सेपरेट जैसे भी क्वेश्चन आता है वैसे उसमें सेपरेट लिख सकते हो। नोट्स बनाने हैं तो डिफरेंट बता दो, पहले लिख लो इसके यूजेस, है ना, इसके यूजेस लिख लो, और ये आपके जो है वो डिफेक्ट्स क्या हैं, इसके प्रॉब्लम्स यहाँ से आप डिफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। बुक में ही सारे आंसर मिल जाते हैं आपको। तो एक्सपोजर टू द लोअर लेवल ऑफ द मिथिलीन क्लोराइड इन द एयर कैन लेड टू द स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग, ठीक है ना। आपकी आंखों में और कानों में डिफेक्ट आ जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। हायर लेवल ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन द एयर, अगर ज़्यादा हो उससे डिजीनेस हो जाती है, मतलब आपको डिजीनेस हो जाती है, मतलब सुस्ती आना शुरू हो जाती है, नोजिया हो जाता है, टिंगलिंग हो जाती है, नबनेस हो जाती है। नबनेस मतलब आपकी स्किन नम हो जाती है, टिंगलिंग होना शुरू हो जाती है, आपको खारिश होना शुरू। टिंगलिंग क्या होता है, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है स्किन में, नोसिया हो जाता है, नाक में प्रॉब्लम हो जाती है। इन द फिंगर्स एंड टोज़ के अंदर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाता है टोज़ और फिंगर्स, ठीक है। इन ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कंटैक्ट ऑफ मिथिलीन क्लोराइड कॉज इंटेंस बर्निंग, अगर डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट हो जाए मिथिलीन क्लोराइड के साथ, बर्निंग होना शुरू हो जाती है, हम जलना शुरू हो जाता है हमारा स्किन। माइल्ड रेडनेस हो जाती है स्किन के अंदर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आइज कैन बर्न द कॉर्निया, और अगर हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट गलती से हो जाए हमारी आंखों के साथ तो कॉर्निया को बर्न कर देता है। ऊपर वाली लेयर जो होती है, मेरी 10th की वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ आई, उसमें कॉर्निया है ना, बाहर वाला जो लेयर होती है कॉर्निया की, उसको भी डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, इसमें 3 क्लोरो मतलब क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन CCl2 CaCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन CCl3, ठीक है, पढ़ लिया हमने। तो ये इसका क्या काम है, पढ़ो उसको। ट्राइक्लोरोमीथेन केमिकल क्लोरोफॉर्म जो होता है इज़ एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट एल्कोलॉइड्स, ठीक है। केमिकल क्लोरोफॉर्म इज़ एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करता है, किसमें, फैट्स में, एल्कोलॉइड्स में, आयोडीन्स में एंड अदर सॉल्वेंट। द मेजर यूज़ ऑफ द क्लोरोफॉर्म टुडे इज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फिरोन। हम लोग फिरोन रेफ्रिजरेशन R22 यहाँ पे काम आ जाता है आपका। इट वॉज वंस यूज एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी, है ना। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक सर्जरी में काम आता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है ना बेहोश करने के लिए, उसमें काम आता है ये आपका क्लोरोफॉर्म। बट हैज़ बिन रिप्लेस बाय द लेस टॉक्सिक, आजकल जो है वो सेफर एनेस्थेटिक आए हुए हैं, सच एज ईथर आए हुए हैं। पहले नहीं था ना, पहले की बात कर रहे थे, पहले नहीं था। आजकल जैसे जैसे टॉक्सिसिटी पता चलती जाती है वैसे वैसे डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं हर चीज़। एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूजेस एज एनेस्थेटिक, क्योंकि पता है इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स गैसेस फॉर्म में है ना, ये डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डिप्रेस कर जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ज़्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघ ली तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसमें ब्रीथिंग पार्ट 900 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन ऑफ द एयर में अगर ये ट्रांसफ़र हो गया तो 900 पार्ट पर मिलियन जो है 900 पर मिलियन, ठीक है, समझ आ गई। 900 पार्ट मतलब ये 900 है और मिलियन में कितना हो गया, पर मिलियन में 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख ये आ जाएगा आपका। तो इतने में भी अगर ये एयर में चला गया फॉर द शॉर्ट टाइम कॉज डिजीनेस हो जाती है, फटीग हो जाता है ना। फटीग क्या है, थकावट हो जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाती है हमको, ठीक है। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये जो एक्सपोजर में कॉज डैमेज इन द लीवर, क्रोनिक जो इफेक्ट है इसका वो लीवर पे डैमेज कर जाता है आपका। वेयर तो क्लोरोफॉर्म इज मेटाबलाइज टू, उसको मेटाबलाइज किया जाता है फैजोजिन के साथ, एंड टू किडनीज को इफेक्ट करेगा, है ना। सम पीपल डेवलप सोर मतलब नम हो जाना, स्किन का सो जाती है ना स्किन, ऐसे करिए सो जा। When the skin is immersed in the क्लोरोफॉर्म के अंदर जो है वो स्किन के साथ लग जाए, ऐसा ही होता है ना जब स्किन में कोई ऑपरेशन भी करना होता है तब भी क्लोरोफॉर्म का वो देते हैं आपको, एनेस्थेटिक देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज किया जाती है बाय एयर के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म क्या कर जाती है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंट में, मतलब लाइट है और हवा में ऑक्सीजन है और गलती से हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म चल दी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या करेगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी फटाफट।
फिर वो पॉइजनस गैस बन जाती है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है ना। कार्बोनाइल क्लोराइड इज़ नोन एज, ये जो कार्बोनाइल क्लोराइड है इसको फैसोजन बोला जाता है, नाम ये आ गया फैसोजन, COCl2, ठीक है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देयरफॉर स्टोर्ड इन द क्लोर, हमेशा क्लोरोफॉर्म को ठंडी जगह पे डाला जाता है, ठीक है ना। कलर्ड बॉटल जो कि जिसमें लाइट पास नहीं करती है, हमेशा कलर्ड बॉटल में डाला जाता है इसको जिसमें लाइट पास नहीं करती है, ठीक है। कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर, कैप्ट आउट, ताकि एयर जो है वो बाहर रखी जाती है इसको प्रॉपरली। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन आती है ये आ गया तुम्हारा क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन, CHCl3 प्लस ऑक्सीजन आ गया, लाइट के प्रेजेंस में फैसोजन बोल दिया इसने, PHOSGEN डाल दिया, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब ये एसिड भी दे दिया इसने, है ना। अगला है नेक्स्ट वाला है ट्राई आइडोमीथेन, आइडोफॉर्म ट्राई आइडोमीथेन, मतलब ट्राई आइडोमीथेन हो गया CH3 ट्राई आइडो I3, यहाँ पे 2 लगा लो, ठीक है, 2 नहीं है, एक ही लगाओ, रहने दो, ठीक है, CHI3 ये लगा दो, ट्राई आइडोमीथेन। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं भैया, देख लो, इट इज़ यूज अर्लियर इन द एंटीसेप्टिक क्रीम्स, एंटीसेप्टिक में डाला जाता था इसको, आयोडीन, ठीक है ना। तो व्हेन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कैसे जनरेट हुई, फ्री आयोडीन्स की वजह से, ठीक है ना। एंड ड्यू टू द आइडोफॉर्म, एंड नॉट ड्यू टू द आइडोफॉर्म की वजह से नहीं हुई है इटसेल्फ, ये फ्री आयोडीन्स की वजह से होती है। सो ड्यू टू द ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, क्योंकि इसकी स्मेल गंदी होती है, बर्दाश्त के बाहर होती है, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन्स के साथ। फिर अलग अलग रिएक्शन करके इसको ख़त्म कर दिया होगा ना। आयोडीन लगने पे काम आ गई एंटीसेप्टिक, लेकिन फिर भी स्मेल हमको गंदी लगती है। येलो कलर की दवाइयाँ नहीं चलती थी, लगाते हैं ना डॉक्टर, पहले लगाते थे, आजकल नई दवाइयाँ आ गई हैं ना, स्मेल अच्छी नहीं लगती। अब नेक्स्ट है आपके पास टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन ट्राई टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड 4 टाइम्स, ठीक है। सो ये पढ़ेंगे हम लोग, ये आ गया। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाया जाता है इसको, फॉर यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेशन, CCl2 प्रोपेलेंट फॉर एरोजल कैन करने वाले, ठीक है, उसमें डाला जाता है, वो उसके लिए बनाया जाता है। इज़ ऑल्सो यूज़ इन द फीड को स्टॉक करने के काम आता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जहाँ चाहिए होते हैं वहाँ उसको सिंथेसाइज करने के लिए भी काम आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पता है ना, एरोसल है, ये अच्छा नहीं होता है ना, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने, है ना, ग्लोबल वार्मिंग में, इस टॉपिक में। फिर उसके बाद ओजोन लेयर में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। एंड दस केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, जनरली सॉल्वेंट यूज में काम आता है। अंटिल दिस माइल, या जब मिड 1960s चल रहा था, ये बहुत यूज़ किया जाता है क्लीनिंग फ्लूइड की वजह से। क्लीनिंग फ्लूइड मतलब सफाई करने के लिए, सैनिटाइजेशन में काम आता था, बोथ इन इंडस्ट्रीज़ एज अ डिस्क्रीजिंग एजेंट, ठीक है ना। कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता था, डीग्रीस करने के लिए। ग्रीस जब ज़्यादा हो जाती है उसको साफ़ भी करना है ना। होम में भी काम आता था, स्पॉट रिमूवर के काम आ जाता था, फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता था, ठीक है ना। सो देयर वॉज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर ऑफ द कार्बन, अगर ज़्यादा एक्सपोजर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इससे क्या होता है, आप डिफेक्ट भी पढ़ेंगे ना, यहाँ से आपके डिफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो कर लिया, यूज़ तो कर लिया, अब डिफेक्ट भी देखने हैं ना। तो यहाँ पे एक्सपोजर ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लीवर कैंसर, है ना। अब लीवर कैंसर होना शुरू हो गया ह्यूमन के अंदर। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ डिजीनेस हो गई आपको, हेडेक होगी, लाइट हेडेक, नॉसिया हो गया, वोमिटिंग आना शुरू हो गई, ठीक है, विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज हो गया टू द नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इन सेवरल केसेस दिस इफेक्ट कैन लेड टू द रैपिड टू द सपर एंड कोमा। ओ माई गॉड, कोमा में भी चला जाता है सपर, मतलब बिल्कुल सुन्न हो जाना या बॉडी का सुन्न हो जाना, अनकॉन्शियसनेस और डेथ हो जाती है इंसान की। एक्सपोजर ऑफ CCl4 कैन मेक योर हार्ट बीट इरेगुलर एंड स्टॉप भी कर सकता है ये, ठीक है ना। तो ये जो केमिकल है मे इरिटेट योर आईज ऑन कॉन्टैक्ट, अगर आईज के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो आपकी आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज इनटू द एयर, इट राइज टू द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट द ओजोन लेयर। अगर ये ऊपर चला जाए तो फिर क्या करेगा, है ना, डिप्लीट करना शुरू कर देगा ओजोन लेयर को। हमने बोला ना ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर में पढ़ लिया था हम लोगों ने, ये मतलब पढ़ा होगा, EVS में पढ़ा होगा आपने।
ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे भी है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ये जो डिप्लीशन है ओजोन लेयर की इज़ बिलीव टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर। ओजोन लेयर इज़ बिलीव्ड टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, ठीक है। ओजोन लेयर इज इससे इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ह्यूमन एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा हो ही जा रहा है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर अंदर चली जा रही हैं ओजोन की वजह से। ओजोन लेयर जो है डिप्लीट करेगी, डिप्लीट मतलब ख़त्म होगी। उससे क्या होगा, ह्यूमन एक्सपोजर करेगा, अल्ट्रावायलेट लेगा तो उससे क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, आई डिजीज़ हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएंगे एंड पॉसिबल डिस्ट्रप्शन इन द इम्यून सिस्टम भी हमारा ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रहा है ये टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला है फिरोन्स, फिरोन्स नाम है आपका, फिरोन्स, फिरोन्स बनाए फिनोन्स, ठीक है। ये आ गया आपका, नेक्स्ट है आपका फिरोन, FREON, फिरोन्स। तो इसको क्या बोला है इसने, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथीन आर कलेक्टिवली नोन एज फिरोन। इन दोनों को, मीथेन और इथेन के जो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं इसको फिरोन्स बोलते हैं। सो दे आर ये क्या, एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन क्रोसिव होते हैं। ईजिली लिक्विफाइड गैसेस होती हैं, मतलब ये गैसेस होती हैं, इसको ईजिली लिक्विफाइड कर दिया जाता है, मतलब लिक्विड बना दिया जाता है। फिरोन 12CCl2F2। सो इससे क्या होता है, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल होती हैं, ठीक है, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन क्रोसिव, ईजिली लिक्विफाइबल गैस हैं। ये जो फिरोन 12CCl2F2 है इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिरोन है इंडस्ट्रियल यूज़ में, ठीक है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फॉर, ये इसको मैन्युफैक्चर किस लिए किया जाता है, टेट्राक्लोरोमीथेन निकालना है बाय स्वर्ट्रैक्शन। हम लोगों ने स्वर्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, टेट्राक्लोरोमीथेन बनाया था ना हमने पहले। तो दीज आर यूजली प्रोड्यूस फॉर द एरोसल प्रोपोनेंट बनाने के लिए, रेफ्रिजरेशन करने के लिए, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस करने के लिए। बाय 1974 टोटल फिरोन प्रोडक्शन जो होता है दुनिया में वॉज ओनली 2 बिलियन पाउंड होता था एनुअली, मतलब पूरे साल में, ठीक है। मोस्ट फिरोन जो होते हैं इवन दैट यूज इन द रेफ्रिजरेशन, लेकिन पहले ये जो थे सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेशन में ही काम आते थे। आजकल चेंज किया हुआ सिस्टम, ठीक है, रेफ्रिजरेशन में काम आते, इवेंचुअली मेक इट्स वे इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन फ्रिज से, रेफ्रिजरेशन से एटमॉस्फेयर में चले जाते थे, उससे क्या होता था, डिफ्यूज़ हो जाते थे अनचेंज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर में चले गए, है ना, लेयर्स में चले गए ना। ये हमारी ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पता ही होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, है ना। इन स्ट्रेटोस्फेयर फिरोन जो होते हैं इज़ एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेंज हो जाती है, चेन आ जाती है, रिएक्शन हो जाती है स्टार्ट, एंड दैट कैन अपसेट द नेचुरल ओजोन बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है ना। ये हम लोगों ने EVS में पढ़ के रखा हुआ है, कभी पढ़ाऊँगी इसको ख़त्म करने के बाद, है ना। टीचर के पास कभी भी मटेरियल ख़त्म नहीं होता, मेरे पास सब कुछ है। जब ये केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी मैं फ़िज़िक्स स्टार्ट करूँगी, फ़िज़िक्स के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है मैंने, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। मैं MA इकनॉमिक्स भी हूँ, MSc केमिस्ट्री भी हूँ, और मेरी MEd B.Ed भी है। फिर भी जॉबलेस हूँ, अच्छी जॉब अभी तक नहीं मिली, क्या करें कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, क्या आ जाएगा आपका, PP, पैरा PP, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। ओ माय गॉड, DDT, इसका नाम तो आपने कितनी बारी सुना होगा, जो हम लोग उसमें डालते हैं, खेतों में डालते हैं DDT। आजकल मना किया हुआ, आजकल बैन किया हुआ है, ठीक है। ये भी एक केमिकल है। तो DDT, आपको नई नई चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं यहाँ पे बहुत। ये लास्ट ही है मेरे ख्याल में, ठीक है, ये लास्ट है। तो भैया DDT द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है ये, ठीक है। वो ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873 में ओरिजिनली प्रिपेयर्ड हुआ था, बट वॉज नॉट अंटिल हाँ ऊपर ही रखती हूँ, बट इट वॉज नॉट अंटिल 1939 में पॉल मुलर ऑफ, ये कहाँ के हैं, GEIGY, गेजी फार्मास्यूटिकल इन स्विट्ज़रलैंड के बंदे हैं ये, पॉल मुलर। उन्होंने डिस्कवर किया द इफेक्टिवनेस ऑफ DDT एज एन इंसेक्टिसाइड, 1939 में ये डिस्कवर हुआ, ठीक है।
फिर उन्होंने क्या किया, इंसेक्टिसाइड के तौर पे डीडीटी बहुत अच्छा है। पॉल मूलर को नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल प्राइज़ मिला इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन 1948 में फॉर हिज डिस्कवरी के लिए। द यूज़ ऑफ डीडीटी इंक्रीज़ हो गई इनॉर्मसली, इनकी वजह से वर्ल्ड वाइड बेस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक इंक्रीज़ हो गई, प्राइमरली बिकॉज ऑफ इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो। इससे मॉस्किटो मर रहे थे, उससे जो मलेरिया को स्प्रेड कर रहा था उसको मर रहे थे ना, फ़ायदा हुआ लोगों को, इसलिए उन्होंने उसको नोबेल पुरस्कार दे दिया। एंड लीसिस भी मर रही थी बाय कैरी, जो है वो टाइपस जो कैरी करती हैं, लाइसिस जुएँ। हाउएवर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ, अब प्रॉब्लम कहाँ आई, लोगों ने ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया डीडीटी को, ठीक है। बिगेन टू अपेयर इन द लेट 1940s में लोगों ने ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। मैनी स्पीशीज़ ऑफ ये जो है इंसेक्ट है, उन्होंने क्या किया, अब कीड़े मकोड़ों में, इंसानों में जो ऑर्गेनिक लोग हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स होते हैं ना, लिविंग बींग्स, वो क्या करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को एक दवाई देंगे, कुछ टाइम तक एक्टिव होएगी, फिर बाद में वो अपने आप को अडॉप्ट करके अपनी बॉडी को नए फॉर्म में लेके आ जाएंगे, नई जनरेशन नए फॉर्म में आ जाएगी, फिर उसको अडॉप्ट कर लेती है। यहाँ पे यही हुआ कि डीडीटी पहले तो काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन बाद में इंसेक्ट बड़े चालाक हो गए, उन्होंने क्या किया, अपने आप को चेंज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग अनुरूप उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया, ठीक है। इंसेक्ट डेवलप रेसिस्टेंस स्टार्ट कर दी टू द डीडीटी एंड आल्सो डिस्कवर्ड, ये भी डिस्कवर्ड हो गया, टू हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड द फिश। मतलब ये फ़िश को मार रहा था, भाई फ़िश को थोड़ी ना मारना था, अगर फ़िश मर जाएगी तो फिर हम खाएंगे क्या, वो लोग क्या खाएंगे, हम तो वेजिटेरियन हैं, ठीक है, जो खाते हैं वो क्या खाएंगे, ठीक है। हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड्स द फिश, ये जो केमिकल स्टेबिलिटी है ऑफ द डीडीटी एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंड, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है ना। बेचारी फ़िश का फैट सॉल्युबल सिस्टम ख़राब हो गया, ठीक है, इसने स्यापा डाल दिया। फिर क्या हुआ, डीडीटी इज़ नॉट मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली, ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, ठीक है, इतनी आसानी से बाय द एनिमल, ओके। मतलब पचाई नहीं जाती है, उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। इंस्टेड इट इज़ डिपोजिट, ये क्या करती है, डिपोजिट होना शुरू, लेयर बाय लेयर डिपोजिट होना शुरू होगी, मेटाबोलाइज नहीं हुई, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई, कैरी नहीं हुई, काम नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, ये डिपोजिट हो गई। जैसे फैट डिपोजिट हो जाते हैं ना ज़्यादा खाओ तो, वैसे ये भी डिपॉजिट होना शुरू होगी, लेयर बाय लेयर, एक के ऊपर लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो गई, ठीक है ना। एंड स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू, और फैट टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, इंजेक्शन हो रहा, क्या कंटिन्यूसली इंजेक्शन होना शुरू हो गया स्टडी रेट के ऊपर। डीडीटी बिल्ड अप विद इन द एनिमल ओवर अ टाइम, और डीडीटी जो हो गया एनिमल के ऊपर बिल्डअप हो गई, स्यापा पड़ गया। एंड द यूज़ ऑफ डीडीटी, उसको बैन कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट में इन 1973, मतलब 1939 से लेके 1973 तक लगातार डीडीटी का यूज़ होता रहा। कितने सालों की बात है, मतलब तब तक तो बेचारे कितने जानवर बेकार हो गए होंगे, है ना। सो तभी तो बैन है आजकल। सो ऑल्दो इट इज़ स्टिल इन यूज़, आजकल भी यूज़ किया जाता है सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये इसका डीडीटी का फॉर्मूला रहता है, ये आपका 2 बेंजीन रिंग्स आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 2 बेंजीन रिंग्स आ गई, ये क्लोरीन और ये कार्बन हो गया, और ये इसका फॉर्मूला कितना कॉम्प्लिकेटेड है। नाम क्या था इसका डीडीटी का, पी क्या नाम था इसका, देखते हैं इसका, पी पैरा है ना, डाइक्लोरो, यहाँ पे डाइक्लोरो डाइफिनाइल, इसमें 2 फिनाइल है, एक ये फिनाइल है, एक ये फिनाइल है, ठीक है। PHENYL टाइक्लोरो, यहाँ पे ट्राइक्लोरो इथेन, ETHANE DDT, ठीक है। ट्राइक्लोरो, D फॉर डाइक्लोरो, D फॉर डाइफिनाइल, DD फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल, T फॉर क्या है, ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, इथेन, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 इथेन है ना, ये देखो 1 2 मीथेन। तो इसी के साथ आपका डीडीटी भी ख़त्म हो गया, तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। समरी मैंने नहीं पढ़नी, मैं थक गई, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया फाइनली। हेलो एरीन और हेलो अल्केन ख़त्म हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपका काम है, प्लीज़ पहले तो लाइक करके जाना, बिना लाइक के जाना नहीं, सच्ची बोल रही हूँ, ठीक है, बिना लाइक के नहीं जाना। तो ये समरी बेटा आपके लिए है, ये मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, तो आप खुद पढ़ते रहो बैठ के। इसके क्वेश्चन आंसर करने होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बोल देना, मैं करा दूँगी टेक्सचुअल क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये आपको वैसे मिल भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है अच्छे से, अगर आपको याद करना है, क्योंकि कोई बताए ना आपको, कोई समझाए तो आपको याद रहता है ज़्यादा देर तक, दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है, ज़्यादा क्या बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो मैं आपको समझा दूँगी अगर आप मुझे कमेंट करके बता दोगे तो, बोलोगे तो, रिक्वेस्ट करोगे तो लाइक। अभी हम लोग ये फिनिश करते हैं चैप्टर। तो आपने क्या करना है, ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब्स है ना, सब्सक्राइब, SUBSCRIB, सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है जी। एंड अब क्या करना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कल स्टार्ट करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा, एंड मिलते हैं दोबारा। तो टेक केयर, बाय बाय।